हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आज नया लेसन शुरू कर रहे हैं जो है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स और इसमें हम किस किस चीज़ को स्टडी करते हैं। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। और केमिकल काइनेटिक्स देखो है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो हम रेट यानी रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो रेट को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, दूसरी इस पर लगने वाले फैक्टर्स, और तीसरी क्या करते हैं, मैकेनिज्म को इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम रेट और उस पर लगने वाले फैक्टर्स जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और रिएक्शन की मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं, उसी को कहते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड के आधार पर रिएक्शंस को 3 भागों में डिवाइड करती है। वो कौन कौन सी हैं उन पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं और वो है क्या। तो आज हमारा लेसन क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये वाला। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखो जो रिएक्शंस है उसको स्पीड के आधार पे कौन कौन सी भाग बना दिए उसके। तो रिएक्शंस, ये रिएक्शंस देखो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए। थ्री पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ रेट या स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या रेट। ठीक है भी, स्पीड के आधार पर रिएक्शंस को 3 पार्ट्स बना दिए। कौन कौन से, एक तो फास्ट रिएक्शन बन गई, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शंस। एक दूसरी होती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरी होती है एवरेज रिएक्शन, एवरेज रिएक्शन। तो स्पीड के आधार पर रिएक्शन को 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं फास्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो फास्ट रिएक्शन कौन कौन सी होती है। फास्ट रिएक्शन तो इसका बन गया नंबर 1, ये बन गया इसका नंबर 2, ये पार्ट्स नंबर 2, और ये पार्ट्स नंबर बन गया इसका 3, ये पार्ट्स नंबर हो गया इसका 3। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन देखो होती क्या है, ऐसे रिएक्शन जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है और जिनकी रेट को हम क्या है, रेट को मेजर नहीं कर सकते हैं, वो होती है फास्ट रिएक्शंस। यानी वो इतनी फास्ट स्पीड से होती हैं तो उनकी रेट को यानी उनकी वेलोसिटी को हम नहीं माप सकते। यानी वो पलक झपकने से पहले क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, तो उनकी स्पीड को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ऐसे रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन। अब ये कौन कौन सी होती है, मोस्टली ज्यादातर ये आयनिक रिएक्शन होती है। आयनिक रिएक्शंस में कौन कौन से, जैसे सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस, एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो इतनी फास्ट स्पीड से होती है कि उनकी स्पीड को हम क्या है, मेजर नहीं कर सकते, उसको माप नहीं सकते। तो फास्ट रिएक्शंस में कौन कौन सी रिएक्शंस आती है, जैसे ये रिएक्शन है HCl प्लस, क्या मिला दिया हमने इसमें, NaOH मिला दिया। तो यहां से बन जाएगा NaCl और प्लस में बन जाएगा H2। यह इतनी बहुत हाई स्पीड से रिएक्शन होती है। अब ये क्यों हुई, क्योंकि इसमें आयंस भाग ले रहे हैं। इसमें तो वो तो H पॉजिटिव और इसमें है Cl नेगेटिव, इसमें Na पॉजिटिव है और इसमें है Cl नेगेटिव। यानी देखो जो आयंस होते हैं, आयंस आपस में एक दूसरे को बहुत जल्दी क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। इतनी जल्दी जोड़ते हैं कि प्रोडक्ट बहुत जल्दी स्पीड से बन जाता है। तो देखो ये वाला H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव से बहुत हाई स्पीड से जुड़ेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से जुड़ के NaCl बना देगा।
तो क्योंकि इस रिएक्शन में आयंस भाग ले रहे हैं इसलिए इसको कहते हैं हम आयोनिक रिएक्शन कहते हैं। और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट मिला दो HCl मिला दीजिए ये वाले। तो देखो इसमें Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Ag पॉजिटिव क्या बना देगा AgCl और फिर प्लस देखो H पॉजिटिव जुड़ेगा NO3 नेगेटिव से तो बन जाएगा HNO3, ये बन गया HNO3। ये क्या होता है व्हाइट पीपीटी, ये कैसा पीपीटी बनाता है व्हाइट पीपीटी। तो देखो ये रिएक्शन भी कैसे है आयनिक रिएक्शन है, ये भी बहुत हाई स्पीड से होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है उनकी क्या है रेट को हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन होती है फास्ट रिएक्शन, मोस्टली ज़्यादातर आयनिक रिएक्शंस होती हैं। और आयनिक रिएक्शंस कौन से, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस और एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो एक फास्ट रिएक्शन की बात हुई और ये क्या होता है पलक झपकने से पहले क्या हो जाती है पूरी हो जाती है, बहुत स्पीड से होती है। दूसरी बात करते हैं हम वेरी स्लो रिएक्शन। तो देखो वेरी स्लो रिएक्शन जो होती हैं वो इतनी स्लो स्पीड से होती हैं कि उनको पूरा होने में 1 वर्ष तक लग जाता है। और ऐसे भी हो सकता है कि 1 वर्ष में भी पूरी ना हो, यानी हम अगर उस रिएक्शन को देखें तो वो ऐसे लगता है जैसे रिएक्शन बंद हो चुकी है, रिएक्शन बंद है, लेकिन रियल में वो रिएक्शन बहुत स्लो स्पीड से धीरे धीरे होती रहती है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट होने में वर्षों तक लग जाते हैं और वर्षों में भी कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये भी कंफर्म नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो बहुत स्लो स्पीड से होती है उनके भी रेट को हम क्या कर सकते हैं, रेट को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है, वो देखो होती है नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ये है आयरन पे रस्टिंग होना। आयरन पर क्या होना रस्टिंग, आयरन पर जंग लगना, आयरन पर जंग लगना, ठीक। और जैसे H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस का क्या बनाना H2O बनाना, ये बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ये एग्जाम्पल ये फर्स्ट है और एग्जाम्पल ये सेकंड। यानी देखो जब हम आयरन की बात करें तो आयरन पे जंग इतनी जल्दी नहीं लगता है। अगर हम आयरन को खुला छोड़ दें वायु में तो उसमें जंग लगने में बहुत टाइम लग जाता है और वो इतनी रिएक्शन इतने स्लो होते हैं कि उसको 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 वर्ष भी लग सकता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का H2O बनाना ये भी बहुत स्लो रिएक्शन है, बहुत टाइम लग जाता है H2O बनने में। तो इसके लिए ये क्या है वेरी स्लो रिएक्शंस हैं। अब आते हैं देखो तीसरी आती है एवरेज रिएक्शन। एवरेज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसकी स्पीड ना तो ज्यादा हाई है और ना ज्यादा स्लो है, यानी इन दोनों की स्पीड के क्या होती है एवरेज होती है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, बिल्कुल मीडियम है, उसकी रेट को हम मेजर कर सकते हैं, उसके रेट को हम माप सकते हैं, ठीक है। अब ये एवरेज रिएक्शन होती कौन सी है, देखो एवरेज रिएक्शन में होता क्या है। एवरेज रिएक्शन में ऐसा होता है जो रिएक्टेंट है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं रिएक्टेंट के अंदर टूटते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड बनने लगते हैं, तो वही होती है एवरेज रिएक्शन। पे बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा तो सीधी सी बात है टाइम तो लगेगा, तो ऐसी रिएक्शन एवरेज रिएक्शन होती है। अब ये इनमें है ना एवरेज रिएक्शंस में कौन भाग लेते हैं, मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन है मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भाग लेती है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इसमें इन रिएक्टेंट और किसमें प्रोडक्ट में, और बॉन्ड न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म करेंगे इन प्रोडक्ट में, न्यू बॉन्ड फॉर्म करें इन प्रोडक्ट में।
तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये होती है, ठीक। तो ये वाले कौन से फास्ट रिएक्शंस में कौन से आते जाते हैं, कौन कौन से एग्जांपल इसमें आती है आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शन कौन सा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इसमें आ जाएगा। और दूसरे क्या आ जाएगी, एसिड बेस, एसिड प्लस बेस से क्या बना लेना, सॉल्ट बनाना और प्लस बना लेना H2। तो स्पीड के आधार पे ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती है। ना तो इसका वेग ये वाला काम आया हमारे, नहीं वेग ये वाला काम आएगा, हमारे काम आएगी ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो एवरेज रिएक्शंस। तो अब ये तो ही स्पीड के आधार पे रिएक्शंस के पार्ट्स, ठीक। अब बात करते हैं आते हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। चलिए उसको देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग भी हमारी नंबर 1 है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको ROR। तो देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल दोनों 50-50% आते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं भाई मान लो कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये वाला। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने में सीधी बात है दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। तो दोनों की कंसंट्रेशन में क्या आएगा, चेंज। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आता है। अब जितने टाइम में, यानी टाइम में हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कंसंट्रेशन में चेंज जो होगा एक पर यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब इसको हम देखते हैं, देखो जैसे मान लीजिए T बराबर है 0, T बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है C, तो इसकी कंसंट्रेशन बनेगी 0। बट T बराबर 0 तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, C मान ली हमने, और उसकी कंसंट्रेशन क्या बनेगी 0, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं है, बंद है। अब T बराबर T की बात करें तो T बराबर T पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन C से हो जाती है C1, क्या होगी भी C1। अब जब टाइम स्टार्ट हो चुका है तो प्रोडक्ट भी तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मान ली हमने C, ठीक है। यानी T बराबर 0 पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन C और प्रोडक्ट 0, कुछ नहीं बना। T बराबर T पे इसकी कंसंट्रेशन C1 होगी, C से क्या होगी C1, और इसकी कंसंट्रेशन होगी C2। तो अब आप ये देखिए कि इन दोनों में से यानी T बराबर 0 पे C और C1, इन दोनों में कौन सी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, C ज्यादा होगी, C1 होगी कम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यानी C की कंसंट्रेशन क्या होगी, इज ग्रेटर देन C1। और देखो इनमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है, C2 इज ग्रेटर देन होगा 0। तो देखो यहाँ क्योंकि ये C से C1 आ रही है, यानी एक तरीके से बहुत कम चेंज है एक टाइम में, जो चेंज हुआ कंसंट्रेशन में C1, तो C1 क्या है, C1 की कंसंट्रेशन कम, C की है ज्यादा। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट और या प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पर टाइम।
ये वाला आता है, यानी पर यूनिट टाइम में, तो ध्यान से सुने, पर यूनिट टाइम में जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा उसी को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो देखो हमने वही लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन में क्या है, टाइम। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, C से C1 हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो भी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन क्या C1 और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है पहले C, तो ये बनेगा C1 माइनस C अपॉन में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन यानी टाइम, T बराबर T को उसमें कंसंट्रेशन में चेंज हो अपॉन आ जाएगा T, ठीक है। तो यानी ये कंसंट्रेशन है C1 माइनस C अपॉन T। तो अब देखो सीधी सी बात है, अगर हम ये देखें, देखो ये वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन प्लस भी हो सकती है और हो सकती है माइनस। वो कब प्लस होगी कब माइनस होगी उसको हम देखेंगे। तो फिलहाल देखो C1 माइनस C अपॉन T आ गया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ क्या देखा, C1 की वैल्यू C से क्या है, कम, यानी यहाँ पे C की वैल्यू ज्यादा है और C1 की वैल्यू कम, तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव किसके लिए आ रही है, फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो ध्यान रखना रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और वो किस में चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट में चेंज होती रहती है, इसलिए प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव यही बता रही है। अब देखो अगर हम प्रोडक्ट के लिए देखें, ये तो है फॉर रिएक्टेंट, यहाँ पे देखें हम रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके लिए भी, फॉर प्रोडक्ट के लिए, फॉर रिएक्टेंट, तो ये तो है फॉर रिएक्टेंट के लिए। अब अगर हम देखें फॉर प्रोडक्ट के लिए, यानी फॉर प्रोडक्ट, इसके लिए देखेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन, तो इज इक्वल टू क्या होगा, यानी प्रोडक्ट के रेट ऑफ रिएक्शन देखो, फाइनल कंसंट्रेशन C2 और इनिशियल कंसंट्रेशन 0, तो ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा C2 माइनस 0 अपॉन में पर टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम क्या हमारा T। अब देखो C2 की वैल्यू 0 से है ज्यादा, तो सीधी बात है C2 की वैल्यू ज्यादा तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगी पॉजिटिव। तो ध्यान रखना पॉजिटिव किसके लिए आ रही है, प्रोडक्ट के लिए, ये तो आ रही है प्रोडक्ट के लिए, और ये किसके लिए आएगी, रिएक्टेंट के लिए, ये आई रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए हमेशा क्या है, नेगेटिव साइन रहेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा। तो सीधी सी बात है, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट जितना घट रहा है उतना प्रोडक्ट उसमें बन रहा है। तो ये हुई रेट ऑफ रिएक्शन की बात। तो ध्यान रखना फॉर प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव वैल्यू, यानी प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव रहती है, और रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रहती है नेगेटिव, ठीक, नेगेटिव साइन होगा और उसके लिए पॉजिटिव साइन होगा। अब इसको देखो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझें, तो डायग्राम है क्या, देखो इसको डायग्राम के आधार पर देखते हैं। पहले देखो हम इसमें यूनिट निकाल लेते हैं। देखो हमारा फॉर्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अगर हमसे पूछने लगे कि रेट ऑफ रिएक्शन के आप यूनिट बताइए, तो हम यूनिट इसके फॉर्मूले से यहाँ पे बता सकते हैं। तो क्या होगा, देखो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो यूनिट को हम फाइंड करते हैं, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन
इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट या क्या है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो आपको पता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो हम यहाँ कंसंट्रेशन की जगह क्या रख लेंगे, मोल पर लीटर। तो ये आ जाएगा मोल पर लीटर और अपॉन में आ जाएगा इसके टाइम। ठीक है, यानी कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, अपॉन में टाइम है, तो यूनिट बनेगी इसकी क्या बनी, मोल, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। तो इसकी यूनिट ये बनेगी। अब टाइम क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, टाइम यानी टाइम हमारा, टाइम किसमें हो सकता है, सेकंड इनवर्स में हो सकता है, क्या हो सकता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या मिनट्स इनवर्स में हो सकता है। टाइम किसी में भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो हमने यूनिट निकालते रेट ऑफ रिएक्शन की क्या है, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स यानी मिनट इनवर्स या सेकंड इनवर्स होती है। तो यहाँ से ध्यान रखना, ऐसे हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब है ना, ये तो हुई रेट ऑफ रिएक्शन के बाद। तो ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। तो क्या होती है, पर यूनिट टाइम में जितनी भी चेंज इन कंसंट्रेशन होगा किसमें, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, वही उसकी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अब जैसे एग्जांपल मान लीजिए किसी को अपनी स्पीड निकालनी है, वो कहाँ से कहाँ आता है, तो वो देख ले कितनी वो दूरी तय कर और कितने टाइम में तय करता है, तो उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं दूरी बटे समय। यानी इसको डिस्टेंस देख लो, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 मिनट्स में, या मान लीजिए 15 मिनट्स में तय करता है। तो अब हमें उस व्यक्ति की स्पीड निकालनी है, तो क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय करी, कितने टाइम में करी, उसकी स्पीड आ जाएगी। सेम ऐसे ही रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी कितना चेंज आ रहा है और अपॉन टाइम, टाइम से उसको डिवाइड कर दो, स्पीड निकल के आ जाएगी। तो अब देखो इसको कैसे हम देखते हैं, इसको डायग्राम से कैसे समझते हैं। तो देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए अलग है और रिएक्टेंट के लिए अलग है। तो इसको ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं। ये है पहले फॉर रिएक्टेंट, फॉर रिएक्टेंट। तो फॉर रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाते हैं, देखो ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या बढ़ रहा है इधर, टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है टाइम। ठीक है, ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब देखो सीधी बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब जब टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सीधी बात है, टाइम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है, और जितना प्रोडक्ट बनना है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ग्राफ बनेगा ऐसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, ये किसके लिए है, ध्यान रखना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टाइम यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनवर्स प्रोपोर्शनल है टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उतनी डिक्रीज होगी। देखो ग्राफ से पता पड़ रहा है, ऐसे ही डिक्रीज होता जा रहा है, टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बात करें फॉर प्रोडक्ट के लिए भी, देखो फॉर प्रोडक्ट, तो फॉर प्रोडक्ट के लिए देखते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए कैसे बनता है, उसके लिए भी ग्राफ देखो, इसके लिए भी बना है। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये बना दिया हमने टाइम वर्सेस। तो पहले तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम वर्सेस के बीच बनाया, अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम वर्सेस के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं।
तो देखो इसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। यानी ये क्या है, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड, ये ध्यान रखना। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन ये नॉन इक्विलिब्रियम पे निकलती है। नॉन इक्विलिब्रियम की हम स्पीड निकालें, नॉन इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए। तो अब देखो ये क्या है, ये कैसे कैसे डिक्रीज होगा, ये बनेगा फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी ऐसे ऐसे बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी, इसमें ऐसे बढ़ेगी, ये थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगी, कैसे बन रहा है, ऐसे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल क्या है, टाइम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इसके लिए ग्राफ है। ठीक है, तो ये दो ग्राफ बनाए, इससे हमें पता पड़ा है कि टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इनवर्स प्रोपोर्शनल है और टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये तो हुआ इसके लिए। अब देखो हमें रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए निकालनी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इसके लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x अपॉन t। तो देखो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, ये तो किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, फॉर रिएक्टेंट। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू x अपॉन t, ये क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो इसके लिए ऐसा है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव और उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन होगी पॉजिटिव। ठीक है, x क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वहां पे क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन की ये सारी कहानी है। ठीक, और इस लेसन को जो केमिकल काइनेटिक्स है, इस लेसन को मोस्टली ज्यादातर हम इंडस्ट्रीज के अंदर अप्लाई करते हैं। ठीक, वहाँ पे रेट स्पीड निकलती है, रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स का यूज किया जाता है स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो ये तो भी रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट है ना, रेट होती है दो प्रकार की, एक होती है एवरेज रेट और एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब बात करते हैं एवरेज रेट की। तो देखो नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, तो ये तो रेट ऑफ रिएक्शन थी, इसकी यूनिट निकाली हमने इसमें। अब इसके बाद बात करते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी दो पार्ट्स हुए इसके। रेट ऑफ रिएक्शन दो पार्ट्स होंगे। नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी कौन सी भी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यानी रेट हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं, रेट दो प्रकार से हम निकाल सकते हैं, एक एवरेज रेट द्वारा, एक इंस्टेंटेनियस रेट। तो पहले बात करते हैं, देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये है, देखो यानी अब जब टाइम इंटरवल में जो भी चेंज होगा कंसंट्रेशन में ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, यानी टाइम इंटरवल में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, उसी को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्मॉल टाइम में चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे स्मॉल टाइम में कितना स्मॉल चेंज होगा इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो देखो है कितना वो है, यानी इंस्टेंटेनियस क्या है और एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट बताया आपको, टाइम इंटरवल में जो भी चेंज होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, उसी को कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और देखो ये क्या है, स्मॉल टाइम में, यानी स्मॉल टाइम में जो भी स्मॉल चेंज होगा कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, पहले इसकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
तो देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। मान लिया कंसंट्रेशन उसकी पहले C1 थी और फिर कंसंट्रेशन उसकी होगी C2, यानी देखो पहले कंसंट्रेशन क्या थी C1 और कंसंट्रेशन क्या होगी C2। इसका टाइम है T1 था पहले और फिर टाइम होगा इसका T2, ठीक। यानी T1 पे कंसंट्रेशन क्या है C1, T2 पे कंसंट्रेशन क्या है C2, ठीक। अब हम इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखें। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या बनेगी भाई, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में आ जाएगा टाइम इंटरवल। तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2 माइनस आ जाएगा T1, ठीक है। तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो हम इसको लिख सकते हैं या इज इक्वल टू डेल्टा C चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा T। अब देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट और नेगेटिव फॉर नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट और पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट के लिए। तो देखो अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। पहले लिखते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की क्या होगी, देखो फॉर रिएक्टेंट के लिए पहले फॉर रिएक्टेंट, तो फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या है, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखो ये क्या आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। क्या आ गया, माइनस डेल्टा C अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा T, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, जिसको माइनस साइन से हम दिखाते हैं। तो देखो माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T कैसे आ गया, तो हम देखो रिएक्टेंट के लिए देखते हैं। देखो रिएक्टेंट के लिए देखो ये जैसे ये मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्शन से यानी प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट से क्या बनना प्रोडक्ट, ये वाला बनना है। तो इसकी कंसंट्रेशन देखो हमने मान ली T1, देखो ये वाले T1 पे कंसंट्रेशन क्या है इसकी C1, ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी 0। अब T2 पे कंसंट्रेशन क्या है इसकी C2। तो हम के पहले किसके लिए निकालने, फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो क्या आ जाएगी C2 माइनस C1। तो ये आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2 माइनस T1, ये वाला आ जाएगा। अब आप देखोगे C2 माइनस C1 इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, C1 की। तो देखो C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या आ जाएगी वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा C1 यानी C1 इज ग्रेटर देन है यहाँ पर C2। तो C1 की वैल्यू जब ज्यादा है C2 से तो सीधी बात है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे कैसे ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो C1 इज ग्रेटर देन C2, ये तो फॉर किसके लिए रिएक्टेंट के लिए। अब देखते हैं हम फॉर प्रोडक्ट के लिए। तो फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगी, देखो फॉर प्रोडक्ट, फॉर प्रोडक्ट के लिए क्या बना है, तो देखिए फॉर प्रोडक्ट के लिए जब इसकी कंसंट्रेशन है C1, इसकी कंसंट्रेशन C2, तो इसके मान लीजिए क्या मान लेना C3 मान लीजिए, कुछ भी कंसंट्रेशन मान ली हमने, यानी इसकी C1 से C2 इसकी क्या बनी C3। अब देखो इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है C3 माइनस 0, वही आएगी C3 माइनस 0। तो यहाँ पे आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू C3 माइनस 0 अपॉन में टाइम इंटरवल क्या है T2 माइनस T1। बट टाइम पे ये रहेगा T1 पे क्या कंसंट्रेशन उसकी 0, T2 पे कंसंट्रेशन क्या मान ली हमने C3, तो ये आ जाएगा C3 माइनस 0 अपॉन टाइम इंटरवल क्या T2 माइनस T1। अब देखो C3 की वैल्यू क्या है 0 से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो यहाँ वैल्यू आ गई पॉजिटिव, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा C अपॉन में डेल्टा T, और किस में आएगी वैल्यू प्लस में, और इसके लिए क्या आएगी वैल्यू माइनस डेल्टा C अपॉन में आ जाएगा डेल्टा T। डेल्टा C क्या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और डेल्टा क्या टाइम इन इंटरवल। ये क्या है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या है टाइम इंटरवल, ठीक।
तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए अलग है और रिएक्टेंट के लिए अलग होगी। इन्हें रिएक्टेंट के लिए निकाले तो नेगेटिव होगी, रिएक्टेंट के लिए तो नेगेटिव ही होगी क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। प्रोडक्ट के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, अब इसको एक डायग्राम देखो, एक ग्राफ बनाते हैं इसका और ग्राफ से देखते हैं क्या होता है। तो ग्राफ से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए जैसे ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ बनाया हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। किसके लिए बना रहे हैं, फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये बना, इसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए बनना है। अब देखो इसमें क्या है, ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही है और टाइम ऐसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये किसके लिए बना रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किस लिए बनाया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो जब जब टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, देखो ये डिक्रीज होगी ऐसे डिक्रीज होगी। तो अब हम मान लेते हैं यहाँ कोई टाइम t है यहाँ पर, तो इस टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन ये यहाँ पे, ये मान लो टाइम इसका t2 और t2 पे इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है ये वाली। ये कंसंट्रेशन मान लो इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C2। अब देखो यहाँ देखें इस पे, यहाँ टाइम t1 मान लो इसको, ये टाइम इसका t1, यहाँ आ जाएगा टाइम t1 और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर C1। तो कंसंट्रेशन होगी ये C। तो देखो टाइम इंटरवल t1 t2, कंसंट्रेशन चेंज क्या हो रही है C1 C2। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं फॉर रिएक्टेंट के लिए। तो देखो क्या आएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑफ रिएक्टेंट। किसके लिए निकालेंगे, ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो रिएक्टेंट की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखो ये अब कंसंट्रेशन T1 पे क्या है C1 और T2 पे कंसंट्रेशन क्या होगी उसकी C2। तो अब यहाँ पे रख दीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये आ जाएगी C2 माइनस C1 अपॉन में टाइम इंटरवल क्या है T2 माइनस T1। यानी ग्राफ की हेल्प से भी वही आएगा जो भी हमने सॉल्व किया था। तो C2 माइनस C1, देखो C2 कंसंट्रेशन नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। C2 क्या है, नीचे की तरफ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो C2 की वैल्यू छोटी है किससे, C1 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2 यानी C2 इज ग्रेटर देन क्या है, C2 इज लेस देन C1। तो यही तो निकल गया है मतलब, देखो इस वाले ग्राफ से, यानी C2 की कंसंट्रेशन C1 से कम है, तो C1 की वैल्यू जब ज्यादा होगी तो क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो ये बन जाएगा वही माइनस डेल्टा C अपॉन में आ जाएगा डेल्टा T। ये होगा रिएक्टेंट।